सभी विद्यार्थियों का फिर से क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में बेटा हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और हमने ये भी बात कर ली थी कि किसी भी सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये कहा था कि पहले हम उस धातु को लिखते हैं, उसके बाद जो एनोड पर जो धातु जिस आयन में कन्वर्ट हो रही है उसे लिखते हैं। यानी हमारा जो बाईं तरफ होगा वो हमारा एनोड होगा और जो दाईं तरफ होगा वो कैथोड होगा। और दोनों एनोड और कैथोड के मध्य जो हम दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, उन पैरेलल लाइंस को उन्हें हम समांतर रेखाओं को लवण सेतु कहते हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और न्यूमेरिकल बनने के चांसेस जिस टॉपिक से होते हैं वो टॉपिक है आपका नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन क्यों दी गई है ये समझना भी ज़रूरी है। बेटा हम ये कहते हैं कि जो सेल पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, अभी जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड में से एनोड को माइनस करने पर किसी सेल का सेल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोटेंशियल आ रहा है, ये पोटेंशियल मानक परिस्थितियों में आ रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ये हमें मिल रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हर वक्त स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन करके रखना ये पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर रखना। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो गया कि हमारा प्रेशर हमेशा 1 atm रहे। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन रहे। क्या ये कंडीशन हर वक्त रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं। जब ये कंडीशन हर वक्त नहीं रह सकती हैं, इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसी इक्वेशंस निकालनी होगी, कोई ऐसी समीकरण व्युत्पन्न करनी पड़ेगी, उसको डिराइव करना पड़ेगा जो हमारी हर कंडीशन को अप्लाई कर सके, हमारी हर परिस्थिति के अंदर वो फिट बैठ सके। उस कंडीशन को हमें मेंटेन करना होगा। तो हम बेटा यहाँ पर एक एजम्पशंस मानते हैं और ये एजम्पशन और ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपने, ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ा है? 11th क्लास में पढ़ा है कि जो डेल्टा जी होता है वो उसके केसी पर या रिएक्शन कोशेंट पर कैसे डिपेंड करता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल इन क्यू। ये आप पढ़ के आ चुके हैं। और ये जो डेल्टा जी होता है, ये डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा? माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा जी किसके बराबर है? माइनस एन एफ ई के। भैया ये माइनस इधर ले सकते हैं ना भाई, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई है तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा? माइनस एन एफ ई के बराबर होगा ना। और यहाँ माइनस ये लिखना भूल गए हैं, लेकिन असल में यहाँ माइनस आपको लिखना है। तो यहाँ माइनस एन एफ ई है तो डेल्टा जी की जगह हम लिख देंगे एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट की जगह लिख देंगे माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे? अब हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एन एफ को कैंसिल कर देंगे। सॉरी, यहाँ एन एफ नहीं, यहाँ पर आप क्या करेंगे? आर टी एल एन क्यू। अब बेटा यहाँ एल एन को जब हटाना है और यहाँ लॉग लाना है तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप यहाँ पर ये करेंगे कि एल एन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ से जो एन एफ है आप उस साइड ले जाएं।
जब NF यहाँ से उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ E बचेगा, और ये जो NF है ये हर एक के नीचे आ जाएगा। तो जब NF के नीचे NF आएगा तो NF कैंसिल कर देगा, लेकिन RT ln Q अपॉन NF वो बच जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो नहीं सकेगा, क्योंकि ऊपर कॉमन टर्म है नहीं। अब देखें आप, ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, E नॉट आपके पास आ गया साहब, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। अब यहाँ पर आप देखें कि जो F होता है, ये F क्या है, ये एक्चुअली आपके जो फैराडेज रूल है उसके अंदर इसकी वैल्यू होती है 96500। हम निकालते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये उसकी वैल्यू है, इसे फैराडे कहते हैं। फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो एवोगैड्रो नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 96500। ये फैराडे की वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है साहब। आर की वैल्यू ये भी फिक्स होती है। टेम्परेचर ये आपका फिक्स है साहब, 298 आप रख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। वापस सुने, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N, और ये जो Q है ना, Q का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। लेकिन ये सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना होगा कि उत्पाद के आगे अगर कोई रिएक्शन कोफिशिएंट लगा है तो वो घात में चला जाएगा, अभिकारक के आगे भी अगर कोई रिएक्शन कोफिशिएंट लगा है तो वो घात पे चला जाएगा। जैसे अगर आपकी अभिक्रिया हो गई AA प्लस BB कन्वर्टेड इनटू CC प्लस DD, तो जब आप इसको लिखेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर तो प्रोडक्ट आएगा, यानी C की पावर C हो जाएगा। जो C के आगे आपको रिएक्शन कोफिशिएंट नज़र आ रहा है ना, तो ये आपकी पावर बन जाएगा। तो C की पावर C बन गया, और D की पावर D, और A की पावर A, और B की पावर B। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप यहाँ रख देंगे तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। और ये आप शॉर्ट में यू भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। E सेल इज इक्वल टू E0 E0 या E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड B की पावर B। अगर आपने अभिक्रिया ये ली है तब ये है, लेकिन आप नॉर्मली सब पर अप्लाई होने वाली इक्वेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। उस डेनियल सेल का EMF ज्ञात कीजिए जिसमें ZnSO4 और CuSO4 की मोलर सांद्रताएं 0.001 मोलर हैं और 0.1 मोलर हैं। देखिए ZnSO4 और कॉपर सल्फेट, ऊपर कौन आएगा Zn+2, क्योंकि प्रोडक्ट कौन होता है प्रोडक्ट के अंदर, याद रखें। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जब ठोस अवस्था होगी तो ठोस अवस्था की सांद्रता को 1 मानना है, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्ट आपका आयन के फॉर्म में Zn+2 है, तो Zn+2 अपॉन कॉपर +2। अब क्योंकि कॉपर और Zn के आगे 1 1 लगा है, इसलिए हमने क्या नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर पावर नहीं लगाई है। लेकिन कि अगर Zn के आगे 2 Zn होते तो जिंक की पावर क्या हो जाती, 2 हो जाती। भैया इक्वेशन अभी तक वही चल रही है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N की जगह 2 आया है। क्यों आया है भैया, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। तो जितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है उस रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल, वो आपको नीचे जो है लगाना है, उससे डिवाइड करना है। लॉग ऊपर कौन आया है, Zn+2, क्योंकि वो एनोड बनेगा अपॉन कैथोड, तो एनोड अपॉन कैथोड ये भी याद रख सकते हैं। अब जिंक+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सांद्रता की, 0.001, और 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अपॉन
कॉपर सल्फेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 10⁻⁻1, तो -1 से -3 कट गया तो 10⁻2 हो गया, और 10⁻2 को के अंदर अगर आप जो -2 है उसे आगे ले लेंगे तो ये 2 log 10 हो जाएगा, और फिर आप जब वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ रही है 1.159 वोल्ट, ये आपकी वैल्यू आ गई है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि नंस्ट इक्वेशन कैसे निकाली जाती हैं और किस तरीके से उस पर बात की जाती है। अगले जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इसकी कुछ और बातों पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसकी और कुछ बातें समझ सकते हैं और इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगले उसमें हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।